क्वेश्चन लिख लिया, अगला क्वेश्चन लिखे। पहले वाले का आ गया आंसर। क्या आया पहले वाले का? 0.325। कैसे किया? नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम टेम्परेचर क्या मानेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 0.059 डिवाइडेड बाय n, log of concentration of product upon concentration of reaction। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। तो ई नॉट ऑफ सेल हमारा आएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड का ए कैपिटल लिख देते हैं। तो यहाँ पर कैथोड क्या है? कैथोड जो है ये हमारा स्टेनिक से, सॉरी स्टेनस से स्टिन बन रहा है। ये 2+ से जा रहा है टिन, इसमें टिन में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या कहते हैं, कैथोड ये है, ये होगा -0.14 माइनस। एनोड ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.76 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस छोटा है तो ये आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, 0.62 वोल्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब हमारी ये वैल्यू आ गई। n कितना होगा?
2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये तो सीधा सीधा है। तो यहाँ से मुझे जो है E नॉट ऑफ सेल का भी पता चल गया और n = 2 है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। चलिए, अब मैं वैल्यूज रखता हूँ, तो E ऑफ सेल = E नॉट ऑफ सेल हो गया 0.62 माइनस 0.059 को मैं फिर से 6 ले लूँगा। क्यों ले लूँगा? ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हो गई थी 2 log। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताइए। ये आपने प्रोडक्ट में ले लिया है कंसंट्रेशन। हाँ, ये प्रोडक्ट में है। यस, रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, Zn जो कन्वर्ट हो रहा है वो Zn2+ में हो रहा है, और Zn2+ में जब ये जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और स्टेनस जो है Sn2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Sn में जा रहा है। इसको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कट गया, तो Zn + Sn2+ gives rise to Zn2+ + Sn। तो अब ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Zn2+, रिएक्टेंट की कंसंट वो Sn डिवाइडेड बाय Zn Sn2+। ठीक है ना। हमें मालूम है सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, 1। तो इतना पार्ट हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो लॉग ये हो जाएगा 1 Sn। तो Zn2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1। इसमें पावर नहीं है कोई, क्यों? क्योंकि रिएक्शन के अंदर इसका कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, इसका भी 1 है, तो इसलिए कोई पावर नहीं है, और इसका भी 1 है, तो ये हो जाएगी 0.01। इसको सॉल्व करिए, तो ये एक डेसिमल से एक डेसिमल चला गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये log 10 हो जाएगा। log 10 बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो 0.62 माइनस 2 से इसको डिवाइड करिए तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस 0.03 इंटू 1। तो आंसर क्या आ गया, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 3 जाएगा। अच्छा, ये डेसिमल 0 के बाद 3 है, तो इसमें से 3 माइनस होगा, तो 2 में से जाएगा नहीं, एक हमने इसमें ले लिया, तो हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे बचा 5। ठीक है, ये हो गया 0.59 वोल्ट। ये आंसर आना चाहिए। ये आया 0.65/2। अच्छा, तो 65/2 लेंगे आप, 65/2 ये, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो नहीं आ रहा बराबर। एक्यूरेट लेने से क्या होता है, कोई इतना फर्क थोड़ी आ जाएगा। मैंने कौन सी एक्यूरेट नहीं ली है, मैंने बस 5 को, ये 9 को मैंने राउंड ऑफ करके 6 कर दिया। चेक करिए कहाँ गलती हुई है जल्दी से। पता चला? चलिए, तुम्हारा हो गया। क्या किया हमने, ये हमारी सेल दी हुई है, इधर देखो केशव, पहले जल्दी देख लो, ये सेल दी हुई है, इसके अंदर
ये क्या है, जल्दी से दोनों वैल्यू क्या है, हाफ सेल का, स्टैंडर्ड हाफ सेल का पोटेंशियल जो हमारी टेबल में दिया रहता है, एग्जाम में भी दिया रहेगा। उससे हमने क्या किया, नस्ट इक्वेशन लिखी, उसमें जो जो डाटा चाहिए वो हमने लिख दिया। तो डाटा हमें चाहिए ई नॉट ऑफ सेल, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ई नॉट ऑफ सेल आ गया। एन की वैल्यू चाहिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहाँ 2 गेन हो रहा है, तो यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, N2 हो जाएगा। ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमने हाफ सेल रिएक्शन लिखा, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन नीचे दोनों को ऐड करके आ गया, उसमें भी कंफर्म हो गया कि दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। ओके। उसके बाद क्या किया, लॉग लिखा, लॉग लिख करके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कर दी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, तो ये दोनों पार्ट 1 हो गए, टिन भी और जिंक भी। आयन वाले पार्ट में उनकी कंसंट्रेशन लिख दी, तो वो वैल्यू आ गई log 10। log 10 1 होता है क्योंकि बेस 10 है, तो बेस वो 1 लिख दिया। बाकी हमने ये 0.059 क्यों ली, 0.59 इसलिए लिया क्योंकि टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन। बस खत्म हो गई कहानी। ओके, चलिए आगे चले। अब ये वाला क्वेश्चन करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन उतार लिया है, कॉपी में देखिए, वहाँ से देख रहे हैं। मैं बोर्ड पे करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन, आप लोग मेरा नहीं देखेंगे, अपने आप करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे। ई नॉट ऑफ सेल आ गया किसी का?
क्यों जी? ये है क्योंकि इसके अंदर कैथोड और एनोड एक दिया हुआ था, एक नहीं दिया था। तो कौन सा नहीं दिया है? एनोड। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो हाइड्रोजन है। लेकिन हाइड्रोजन में भी जीरो कब लेते हैं? जब स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ देखो स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 बार प्रेशर, 1 एटीएम 1 बार अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा, इसलिए यहाँ पर ये हम इसको क्या करेंगे, एनोड वाले पोटेंशियल को जीरो रखेंगे। चलिए, -0.059 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी आई है? 2। यस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2। अब आ जाइए लॉग यहाँ पर क्या आएगा ऊपर, इसके लिए हमें पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो MN4 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के MN2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस 2H प्लस में कन्वर्ट हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। इनको जब आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, MN4 प्लस H2 गैस gives rise to MN2 प्लस एक्वस प्लस 2H प्लस। ठीक है, रिएक्शन यही आप लोगों का भी आया है। अब यहाँ से ये वाला जो लॉग के साथ फैक्टर है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कोशेंट कहलाता है, रिएक्शन कोशेंट। मैं पहले अलग से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। रिएक्शन कोशेंट को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? तो MN2 प्लस इंटू H पॉजिटिव। अब देखो इसके आगे स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 लग जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय MN4 प्लस इंटू H2 गैस। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, MN2 प्लस की वैल्यू कितनी दी हुई है? वो दी ही नहीं है। ओके, MN4 प्लस की भी नहीं दी है। ओके, हाइड्रोजन गैस की कितनी दी है? 1 बार, तो ये 1 हो जाएगा, 1 बार दी है ना, तो ये वैल्यू 1। H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर दी है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या फाइनली? MN2 प्लस अपॉन MN4 प्लस। क्यू की वैल्यू आप लोगों की यही आई है। इसकी पावर क्या हो गई? 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0.151 इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। तो पहले मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 0.151 और माइनस 0.092, तो ये हो गया 11 से 2 गया 9 और 14 में से 9 गया 5, ये आ गया 0.0। क्योंकि ये वाला नंबर इधर आया है, ये नंबर बड़ा है, तो साइन माइनस का आएगा, तो 0.059 आ गया।
-0.059 डिवाइडेड बाय 2। बोलिए ये आ रहा आप लोगों का पक्का? इसको मैं इधर लाऊंगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एग्जैक्ट नंबर ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे भी हो जाएगा। एग्जामिनर का कमाल है, उसने कैसे दिया। तो ये वाला कट जाएगा और इधर क्या आ गया लॉग, बोलिए mn2 प्लस अपॉन mn4 प्लस। तो इसमें से ये काट देता हूं मैं, तो क्या आ जाए, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लॉग। अच्छा यहाँ पे क्या बचा 1/2 बचा ना, यहाँ पे क्या बचा 1/2, तो मैं mn2 प्लस अपॉन mn, इसको 1/2 लिख देता हूँ 4 प्लस। अब आगे बताइए कैसे सॉल्व किया जाए, सोचिए, इतना तो कर दिया। कैसे किया जाए, टू साइड ले जाइए, यस गुड। 2 इधर ले आया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये लॉग, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ये भी 10 की पावर है, 10 की पावर है, ठीक है ना। और हमें मालूम है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो x log 10 हो जाएगा, और x log 10 बराबर x इंटू 1, क्योंकि log 10 1 होता है 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ। ठीक है, ये आपने IIT एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। दो बाउल ले लिए मैंने, बाउल कहाँ मिलेंगे बाउल, और बनाई हुई डायग्राम में।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है मुझे, तो कौन सा तरीका सही है? मैंने जिंक का बाउल लिया, कॉपर की रॉड ली और कॉपर सल्फेट डाला और डिजोल्व कर रहा हूँ। दूसरे में क्या किया, बाउल मैंने कॉपर का लिया, कॉपर सल्फेट पानी में डाला और जिंक की रॉड से मिला करके उसको डिजोल्व कर रहा हूँ। तो दोनों में कौन सा सही है? बी, यानी सेकंड वाला। है ए। ए क्यों आपको ठीक लग रहा है? चलिए रीजन बताइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल कॉपर रिड्यूस होना चाहता है और जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो क्या होगा? दोनों ही गलत है। क्यों? यहां पे ये बर्तन घुलने लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जिंक रॉड घुलने लगी। ओके, अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, कॉपर ही का बर्तन लेना होगा और कॉपर की ही रॉड लेनी होगी, यानी कॉपर से कम रिएक्टिव मेटल की रॉड लेनी होगी। ज्यादा रिएक्टिव मेटल का अगर आपने जिसका सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं उससे ज्यादा रिएक्टिविटी वाला, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में उसके ऊपर अगर एलिमेंट है, उसका आपने या तो बर्तन ले लिया या रॉड ले ली, तो क्या हो जाएगा? वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से, कहेगा तुम हटो, मुझे आने दो, खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तीनों डायग्राम बना करके इस बात को लिखिए, ये बोर्ड वालों के पसंदीदा क्वेश्चन है। चलिए अब आप लोग बना लेंगे। मतलब किसी भी हालत में जिसका सॉल्यूशन बना हुआ है उसके अंदर जो मेटल वाला कैटायन वाला पार्ट है उससे ज्यादा रिएक्टिव ना तो बर्तन होना चाहिए ना चम्मच होना चाहिए, स्टायरर होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन। ए जी, लो जी, 0.2 मिला। ठीक है, ठीक है। चलिए इसका ईएमएफ निकालिए।
देखिए सिल्वर का मैंने पोटेंशियल लिखवाया था, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या 0.80 ठीक करिए। प्रोसीजर वही रहेगा, सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिखी, तो उसमें जो जो वैल्यूज हैं वो सब निकाली और निकाल करके हमने कर दिया। तो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिखता हूँ मैं, आप लोग अपना करते रहिए, मैं अपना कर रहा हूँ। सेल रिएक्शन लिखिए, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन लिखिए। फुल सेल रिएक्शन क्या आया? कंप्लीट सेल रिएक्शन। केशव बताओ बेटा, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या है? Ag प्लस और Ag प्लस दोनों तरफ, क्यों कटेगा नहीं? अपोजिट साइड में है, अगर कट सकेगा तो काटेंगे ही। क्यों? तुम बताओ अभिषेक क्या कहते हो? Ag प्लस ये वाला, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 मोलर, और इसकी कितनी है? 2 मोलर। ये कैसे कट जाएंगे? ये 2 मोलर है और ये 0.2, ये नहीं कटेंगे, कंसंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है ना। अब आ जाएगा मेरा रिएक्शन कोशेंट की बात, तो Q की वैल्यू लिख दीजिए। तो Q हो जाएगा प्रोडक्ट Ag प्लस अपॉन नीचे भी Ag प्लस, लेकिन क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है इसलिए कटेंगे नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा? 2 या 0.2 ही लिख देता हूँ, चलिए अभी फिलहाल, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? 10 की पावर -1। बोलिए आया है? ई नॉट ऑफ सेल क्या आया? V अपॉन 0.16। कैसे आया? चलो निकालते हैं। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही फॉर्मूला होता है। कैथोड पे कौन है? कैथोड पे कौन इलेक्ट्रोड है? इधर देख के बताइए, इलेक्ट्रोड कैथोड पे किसका है? Ag प्लस का कहीं इलेक्ट्रोड होता है? सॉलिड Ag सिल्वर का, और उसकी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.8।
तो 0.8। और एनोड में किसका है? एनोड में किसका है? एनोड पे किसका है? एनोड पे भी तो Ag ही का है। तो क्या हो जाएगा? 0.8 0। बेटा रिडक्शन वाली वैल्यू रखी जाती है यहाँ पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जब हम वैल्यू रखते हैं तो कौन सी वैल्यू रखते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रखते हैं। वैल्यू हमको वही रखनी है। एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये नई सेल आपने खरीदी, इसका स्पेशल नाम है, इसका नामकरण कर दीजिए। दिस सेल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल, जिसमें एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड सेम मेटल के बने होते हैं। इन कंसंट्रेशन सेल एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम कंसंट्रेशन सेम मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ऐसा अगर होगा तो हमेशा ई नॉट क्लियर होगा। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों को स्पेशली दिया गया था। तो आपने यहाँ से दो बातें सीखी, एक तो नए सेल का नाम सीखा, और इसको यहाँ रख देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 0 माइनस n की वैल्यू कितनी आएगी? बोलिए, n की वैल्यू, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 1 हो जाएगी। लॉग ये वैल्यू कितनी आ गई रिएक्शन कोशेंट की? मैंने पहले ही निकाल लिया, 10 की पावर -1। तो ये -1 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस। आंसर क्या आ जाएगा? 0.06 वोल्ट। क्या ये सेल फिजिबल है? यस, क्योंकि इसका ईएमएफ पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके की, अगर यानी यहाँ पे सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर ही रिड्यूस हो रहा है। जब प्यूरिफिकेशन करते हैं आप लोग, मान लीजिए सिल्वर का ही प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे यही कंसंट्रेशन सेल ही ली जाती है। क्या करते हैं हम लोग? जहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी एनोड जो बनाएंगे, वो हम बनाएंगे उस सिल्वर मेटल का जो कि अभी प्योर नहीं है, ठीक है। और जो कैथोड बनाएंगे वो 100% प्योर वाले का बनाएंगे। तो क्या होगा? इम्प्योर वाले में से एक एक सिल्वर एटम क्या होगा? सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो करके, और कैथोड पे जाकर के एक एक एटम डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्यूरिफिकेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 100% होता है। तो ये कॉस्टली मेटल जो होते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इन सबको हम इसके ज़रिए से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही मेथड यूज होता है। क्या हुआ? कोई मान लीजिए जेवर है, लेडीज पहनती हैं, अब सोना हो गया बहुत महंगा है, वो चांदी का, तो गए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने वाले पास, तो वो क्या करेगा बताओ? कहाँ लटकाएगा उस जेवर को? कौन से टर्मिनल पे लटकाएगा? कैथोड वाले पे। और एनोड वाले पे गोल्ड की प्लेट लटका देगा, पतली सी, पतली सी। उससे कहो भैया 1 ग्राम सोना चढ़ा दो, तो वो 1 ग्राम तोलेगा और उसको लटका देगा। वो 1 ग्राम सोना धुल करके एटम बाई एटम उस पूरे जेवर पे चढ़ जाएगा। अब वो गोल्ड का है, तो गरीब लोग ऐसे काम चला देते हैं। तो दिस इज द कंसंट्रेशन सेल। चलिए, तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया।
और कंसंट्रेशन सेल में ईएमएफ ऑफ सेल जो होती है वो हमेशा ई नॉट ऑफ सेल वो 0 होती है। एक और टॉपिक है, लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम जानते हैं हम लोग, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट बराबर हो जाता है। मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी दे रहा है, तो इसका कुछ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट होता है के फॉरवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन का मैंने मान लिया के बैकवर्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का बताइए कैसे लिखेंगे। अभी काइनेटिक्स पिछले चैप्टर में पढ़ा है। रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड का लिखना है तो के एफ, और कंसंट्रेशन क्या करते हैं, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड का, तो उसमें क्या हो जाएगा के बी, इसके लिए रिएक्टेंट बैकवर्ड के लिए सी और डी है। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए आप, के फॉरवर्ड ए इंटू बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड सी इंटू डी। इंटू डी, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, कांस्टेंट्स को एक तरफ ले आइए, तो के फॉरवर्ड अब हम के बैकवर्ड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ डी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड के इक्विलिब्रियम। और ये इसके बराबर है। क्लियर हो गई बात। इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड का रेट दोनों बराबर हो जाते हैं। एक बात तो ये क्लियर होगी, कैसे आती है डेरिवेशन भी मैंने कर दी 2 मिनट में। अब थर्मोडायनेमिकली क्या होता है देखिए, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो ई ऑफ सेल की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। अभिषेक बोलो। 0। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल था ना, तो एक पार्ट 0 हो गया तो लेफ्ट साइड अपने आप 0 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 नहीं हो सकते और फैराडे कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता।
डेल्टा जी वाला फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ये कल हमने ड्राइव किया था, ठीक है। तो इन कंडीशंस को हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम वो नस्ट इक्वेशन में रख दीजिए बस। यही तो हमारी हेडिंग थी। हेडिंग क्या है, हाँ, बस नस्ट इक्वेशन लिखिए और उसमें ये वैल्यू रखिए। बताइए ई ऑफ सेल क्या लिखूं, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0। अभी हमने देखा। ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, क्या ये भी 0 होगा, नहीं। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, इसका थोड़ी इक्विलिब्रियम तो भी लेना देना है। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो वैल्यू है वो है। इट हैज नथिंग टू डू विथ इक्विलिब्रियम। ओके, माइनस, अगर वही मेरी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, यानी टेम्परेचर 298 है, तो वो वैल्यू मैंने लिख दी है। और नहीं होती तो क्या लिखा जाता, 298 अगर नहीं है तो क्या होता फॉर्मूला, 2.303 RT अपॉन NF। एक बार वो भी लिख देता हूँ, लिख दूँ, 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए तो यही तो होता है के इक्विलिब्रियम। अभी तो पीछे किया है, अब इसको सॉल्व कर लिए, इसको इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन NF log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। ये आ गई रिलेशनशिप। इसको फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व कर लीजिए। लॉग के इक्विलिब्रियम को इधर रहने दीजिए, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 2.303 R। ये मेरी रिलेशन हो गई। अच्छा, ये वाली ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है ये किससे मिल रहा है, माइनस डेल्टा जी नॉट से भी मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाँ। और अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, 298 केल्विन हो जाए, तो एट 298 केल्विन लॉग के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट इतना, बोलिए ये क्या था, 0.059 अपॉन n, ये था। तो ये यहाँ पर आ गया,
और जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा n इंटू ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.059। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी। आपके सारे क्वेश्चन हो गए अब केशव? और क्वेश्चंस की देखिए, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हो उनसे कर डालिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज कंप्लीट हो गया, एंड दैट पार्ट इज गैल्वेनिक सेल, जो हमने शुरू किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसका क्या नाम था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये शुरू करेंगे, ठीक है। वही जिसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह आता है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं, एक गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो एक पार्ट अभी हमने किया है, ये बड़ा चैप्टर है। तो हम लोग आज यहीं पे क्लोज करते हैं सभा अपनी, और